हम लोग आज अनुच्छेद 14 की बात करेंगे, जो समता का अधिकार है। संविधान में जो वर्णित भाग 3 में जो वर्णित मूलाधिकार है, उसमें जो समता का अधिकार है, समता के अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक के अनुच्छेदों में किया गया है। इसमें जो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 14, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। हालांकि कहने को ये 2 लाइन का अनुच्छेद है। 2 लाइन में कहा गया है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इतनी बात कही गई है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या भिन्न भिन्न वादों में इतनी विस्तृत की है कि यह न सिर्फ 14 है, बल्कि अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 16 से भी जुड़ा हुआ है। मेनका गांधीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम अनुच्छेद 14, 19 और 21 को एक साथ पढ़ेंगे। यानी अगर वो 21 की कोई बात होती है तो उसमें हम सिर्फ 21 की बात नहीं करेंगे, उसके लिए 19 को भी पढ़ेंगे, 14 को भी पढ़ेंगे। 19 की बात होगी तो उसमें भी 14 को पढ़ा जाएगा। यानी इन तीनों को एक साथ रख के देखा जाएगा। ये तीनों एक साथ सेटिस्फाई होने चाहिए। इसी प्रकार इंदिरा साहनीवाद में, जो कि मंडल केस के नाम से विख्यात है, तो उसमें अनुच्छेद 16 और 14 की साम्यता दर्शाई गई कि ये दोनों की शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। तो 14 जो है वो समता के अधिकार का एक तरह से मूल तत्व है। इसके बाद भी संविधान के अन्य अधिकारों में समताओं की बात की गई है, लेकिन उसका जो मूल प्रिंट है वो अनुच्छेद 14 है। तो अनुच्छेद 14 की जो शब्दावलियाँ हैं, 3 शब्दावलियाँ इसकी महत्वपूर्ण है। एक तो कोई भी व्यक्ति, दूसरे विधि के समक्ष समता और तीसरी विधियों का समान संरक्षण। तो इन शब्दावलियों को देखेंगे हम लोग, और साथ में सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय हैं, जिसमें 14, 19, 21 को एक साथ पढ़ने की बातें हैं, इस अनुच्छेद के जो अपवाद हैं उन अपवादों को भी देखा जाएगा। साथ में मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के बीच जो टकराहट शुरू हुई, इस अनुच्छेद से ही शुरू हो जाती है, जिसके लिए 31 ग को जोड़ा गया, अनुच्छेद 31 ग को जोड़ा गया 25वें संविधान संशोधन के तहत। बाद में 42वें संविधान संशोधन किया गया। फिर जो केशवानंद भारती का वाद था, उसके बाद जो संशोधन किए गए, जिसको कि मिर्नवा मिल्स के बाद में चुनौती दी गई, तो मिर्नवा मिल्स द्वारा जो स्थापित किया गया, उस हिसाब से अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 31 क्या है, किस रूप में बचा हुआ है, तो उसकी बातें हम लोग करेंगे। अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य भारतीय राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य भारतीय राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक। तो यहाँ 3 शब्दावलियाँ स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। एक तो व्यक्ति में क्या क्या माना जाएगा, दूसरा विधि के समक्ष समता, और तीसरा है विधियों का समान संरक्षण। तो 3 शब्दावलियाँ, व्यक्ति, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। व्यक्ति में यहाँ विधिक व्यक्ति है, संवैधानिक निगम है, कंपनियां हैं, पंजीकृत समितियां हैं, तो सब कुछ यहाँ विधि में शामिल है। यह अनुच्छेद नागरिकों के लिए, केवल नागरिकों के लिए नहीं है, भारत में रह रहे सभी व्यक्तियों के लिए है, विदेशियों के लिए भी है। तो यह केवल नागरिकों के लिए नहीं है। तो यहाँ व्यक्ति में क्या क्या शामिल है?
व्यक्ति में विधिक व्यक्ति, विधिक व्यक्ति, संवैधानिक निगम, संवैधानिक निगम, कंपनियां, कंपनियां, पंजीकृत समितियां, पंजीकृत सोसाइटी, ये सब कुछ व्यक्ति में शामिल है। ठीक। अब विधि के समक्ष समता जो शब्दावली है, ये दो शब्दावलियां दो अलग अलग जगहों से ली गई हैं। विधि के समक्ष समता शब्दावली ब्रिटेन से ली गई है और विधियों का समान संरक्षण शब्दावली अमेरिका से ली गई है। इन दोनों के अर्थ क्या है? विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, और दूसरी शब्दावली है विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, समान संरक्षण। यह शब्दावली ब्रिटेन से ली गई है, यह शब्दावली अमेरिका से ली गई है। ठीक। यह शब्दावली ब्रिटेन से ली गई, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण शब्दावली अमेरिका से ली गई है। यूपी राज्य बनाम देवमन उपाध्याय के बाद में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायमूर्ति थे, न्यायमूर्ति सुब्बा राव, उन्होंने कहा कि यह शब्दावली जो है यह नकारात्मक और यह शब्दावली सकारात्मक, सकारात्मक। यह कह रही है कि विधि के समक्ष समता यानी किसी को, सबके ऊपर विधि समान रूप से लागू होगी। ऐसा नहीं है कि किसी विशिष्ट के लिए विशिष्ट विधि होगी और दूसरे के लिए दूसरी प्रकार की विधि होगी। विधि सबके लिए बराबर होगी, सब पर समान रूप से लागू होगी। वो गरीब हो, अमीर हो, उच्च हो, नीच हो, अधिकारी हो, गैर अधिकारी हो, कानून के ऊपर कोई नहीं होगा। ठीक। तो यह राज्य पर बंधन लगाती है, तो नकारात्मक है। यहाँ यह कहता है कि विधियों का समान संरक्षण, इसका मतलब विधियों के समान संरक्षण का मतलब है कि बिना भेदभाव के समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। यानी समान लोगों के साथ राज्य समान व्यवहार करेगा, यानी राज्य यहाँ वर्गीकरण कर सकता है व्यक्ति में। एक प्रकार के व्यक्ति जो हैं उनके लिए एक नियम होंगे, दूसरे प्रकार के व्यक्तियों के लिए दूसरे नियम होंगे। अब प्रकृति ने तो सबको समान बनाया नहीं है। प्रकृति में असमानता, प्राकृतिक रूप से व्यक्तियों में असमानता है। मान लीजिए कोई विकलांग है, तो अगर सभी किसी पद के लिए प्रतियोगिता हो रही है तो उसमें सबको कहा जाए कि आप जो है सब लोगों के लिए समान शर्तें निर्धारित की जाए, तो यहाँ जो विकलांग अभ्यर्थी हैं उनके साथ अन्याय होगा। जो विकलांग अभ्यर्थी हैं उनके साथ अन्याय होगा, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से अन्यों के समान नहीं है। तो यहाँ विकलांगों के लिए अलग से आपको नियम बनाने होंगे, उन्हें कुछ छूट देनी होगी। अब यह है कि विकलांग में भेद ना हो। एक प्रकार के जो विकलांग हैं उनके लिए एक ही नियम हो, दूसरे प्रकार के जो लोग हैं उनके लिए एक ही नियम हो। ऐसा नहीं कि एक प्रकार के विकलांगों में भी कुछ के लिए अलग नियम हो जाए, कुछ के लिए अलग नियम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जो वर्गीकरण होना चाहिए वो बिल्कुल युक्त हो, तार्किक हो। यहाँ से राज्य वर्गीकरण कर सकता है, लेकिन वह वर्गीकरण कैसा होगा कि तार्किक होगा। यानी यहाँ से समान लोगों के लिए समान विधि की बात की जा रही है। इसके तहत कहा जा रहा है कि विधि के ऊपर कोई नहीं है, यानी जो विधि होगी सबके लिए वो लागू होगी। लेकिन यहाँ थोड़ी सी छूट राज्य को दी गई है कि वह समान लोगों के लिए समान नियम बनाएगा। अगर प्राकृतिक रूप से असमानता है या सामाजिक रूप से असमानता है तो उस आधार पर वो उनके लिए, जो एक प्रकार के लोग हैं उनके लिए अलग नियम बनाएगा, जो दूसरे प्रकार के लोग हैं उनके लिए अलग नियम बना सकता है। तो इस रूप में यह सकारात्मक है, इस रूप में यह नकारात्मक है। अब यह विधियों के समक्ष समता शब्दावली जो आई, यह शब्दावली मूल रूप से जो ब्रिटिश न्यायविद A.V. डाइसी हैं, जिन्होंने विधि का शासन का सिद्धांत दिया, तो उनके विधि के शासन का ये मूल तत्व है विधि के समक्ष समता। A.V. डाइसी ने जो विधि का शासन
का सिद्धांत दिया एबी डायसी ने विधि का शासन का इनका बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसमें ये कहते क्या है, 3 बातें कहते हैं। पहली बात कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी विधि के उल्लंघन के दंडित नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी विधि के उल्लंघन के दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक, यानी मनमाने रूप से अगर आप चाहें किसी को दंडित कर दें, वो कोई भी हो, तो वो मुख्य रूप से राज्य की बात हो रही है, तो राज्य मनमाने रूप से किसी को दंडित नहीं कर सकता। दंडित तभी करेगा जब वो किसी विधि का उल्लंघन किया हो और उस विधि में जो दंड निर्धारित है वही दंड उसे मिलेगा। तो मनमाने व्यवहार से रोक, एक तरह समझिए। दूसरा ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। दूसरी बात ये कहते हैं, भले ही कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, वो ऊंच हो, नीच हो, धनी हो, गरीब हो, अधिकारी हो, गैर अधिकारी हो, कोई भी इसके ऊपर, कानून के ऊपर नहीं है। ठीक। तीसरी बात कहते हैं कि संविधान जो है वो व्यक्तिक अधिकारों का स्रोत है, यानी व्यक्तिक अधिकार ही संविधान के स्रोत हैं। व्यक्तिक अधिकार ही संविधान के स्रोत हैं, न कि संविधान व्यक्तिक अधिकारों का स्रोत, न कि संविधान वैयक्तिक अधिकारों का स्रोत है। ठीक। यह 2 बातें तो भारत पे लागू होती हैं, ये तीसरी बात भारत पे लागू नहीं होती, क्योंकि यहाँ संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। वो कहते हैं कि व्यक्तिगत अधिकार संविधान के स्रोत हैं, तो यह बात भारत पे लागू नहीं होती, लेकिन ये 2 बातें भारत पे लागू होती हैं। इन्हीं 2 बातों, इसी विधि के समक्षमता, इसका मूल तत्व है कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। सबके लिए समान रूप से, सब पर समान रूप से कानून लागू होगा। हालांकि इसके कुछ अपवाद हैं, उन अपवादों की बात हम लोग करेंगे। दूसरी जो शब्दावली है विधियों का समान संरक्षण, उसमें कहा गया है कि समान लोगों के लिए समान विधि होगी। अगर असमान लोगों के लिए एक ही विधि होगी तब वहाँ दिक्कत होगी, वहाँ न्याय नहीं हो पाएगा, वहाँ समता स्थापित नहीं हो पाएगी। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इन दोनों सिद्धांतों को एक साथ रखने का प्रयत्न किया, जिससे कि अगर जो प्राकृतिक असमानता या सामाजिक असमानता जो कि ऐतिहासिक रूप से चली आ रही है, तो उसके आधार पर राज्य वर्गीकरण कर सके। लेकिन वर्गीकरण जब करेगा तो वह वर्गीकरण तार्किकता के साथ होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। उस वर्गीकरण का क्रियान्वयन भी जो हो, यह सिर्फ विधि बनाते समय ही नहीं देखा जाएगा, बल्कि क्रियान्वित करते समय भी देखा जाएगा कि क्रियान्वित करते समय भी उसमें मनमाना व्यवहार न किया जाए। यानी जो अधिकारियों के जो विवेकाधिकार दिए जाएंगे, तो उन विवेकाधिकारों के लिए भी स्पष्ट परिभाषित सीमा निर्धारित होनी चाहिए। न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने जो यूपी बनाम देवमन उपाध्याय के बाद में जो बात कही, उसमें यही कही कि अधिकारियों के समक्ष भी एक परिभाषित सीमा होनी चाहिए। यूपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य में भी सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा। तो विधियों का जो समान संरक्षण है वह राज्य को वर्गीकरण का अधिकार देता है, लेकिन शर्त यह है कि वो तार्किक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पुलिस की भर्ती है या सेना में भर्ती है, अब उसमें कहा जाए कि सभी अभ्यर्थियों की जो हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो 170 सेंटीमीटर हाइट मैदानी
क्षेत्र में तो अभ्यर्थियों के लिए सामान्य बात है, लेकिन क्या पहाड़ी क्षेत्र के जो अभ्यर्थी होंगे वो 170 हाइट उनकी होगी? पहाड़ी क्षेत्र में ऐसे विरले अभ्यर्थी मिलेंगे जिनकी हाइट 170 हो। तो वहाँ उनके मामले में यह वर्गीकरण किया जा सकता है कि पहाड़ी लोगों के लिए, जो पहाड़ी क्षेत्र के निवासी हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए हाइट कम होगी और जो मैदानी क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं उनके लिए हाइट अधिक होगी। तो इस तरह का वर्गीकरण। अब ये नहीं है कि पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं उसमें भी कहा जाए कि सिक्किम के लिए हाइट दूसरी होगी, नागालैंड के लिए दूसरी होगी, या उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए दूसरी होगी। उसमें फिर कोई वर्गीकरण इस तरह का नहीं किया जाएगा कि उसमें भेद हो। तो समान तरह के लोग हैं तो उनके लिए समान कानून हो, उसमें कोई असमानता न हो। अब इसके अपवाद क्या है? जो कहा गया कि कानून सब पे लागू हो, कुछ लोगों को कुछ उन्मुक्तियां दी गई हैं, छूट दी गई है, कुछ उन्मुक्तियां या कुछ छूट दी गई है कि वो लोग इसके दायरे में नहीं आएंगे। जैसे अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को उन्मुक्तियां दी गई हैं। ये कहा गया कि वो अपनी पदावधि के दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान जो भी कार्य करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, उसके लिए वो किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। दूसरी बात कि कोई भी दांडिक किसी भी न्यायालय में इन लोगों के, राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ दांडिक कार्यवाही पदावधि के दौरान नहीं शुरू की जा सकती। किसी भी न्यायालय में इन्हें गिरफ्तारी संबंधी वारंट नहीं जारी किया जा सकता पदावधि के दौरान। व्यक्तिगत स्तर पर इन लोगों द्वारा कोई कार्य किए गए हैं दीवानी मामलों में, तो उसके लिए 2 महीना पहले इन्हें सूचित करना होगा। उसके बाद ही कोई न्यायालय उन पर कार्रवाई शुरू कर सकता है, उस पर मुकदमा शुरू कर सकता है। ठीक, तो ये उन्मुक्तियां राष्ट्रपति और राज्यपाल को अनुच्छेद 361 के तहत दी गई हैं। अनुच्छेद 361 का में एक बात और कही गई कि कोई भी व्यक्ति संसद या विधानमंडल की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उस कार्रवाइयों को प्रसारित करता है या समाचार पत्रों में उन कार्रवाइयों को हूबहू लिखता है, तो उसको लेकर किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें से कुछ काट छाट नहीं किया गया है, वो जैसी कार्रवाई है वैसा दिखाया जा रहा है। फिर संसद सदस्यों को भी कुछ उन्मुक्तियां दी गई हैं। अनुच्छेद 105 और 194, अनुच्छेद 105 और 194 के तहत विधायकों को, राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनको, यहाँ जो संसद के सदस्य हैं दोनों सदनों के, उनको, कि वो संसद में क्या बोलते हैं, उनके क्या मत हैं, उस पर किसी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चल सकता, किसी न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये उन्मुक्तियां हैं कि वो संसद में जो चाहे वो बोले। अब संसद के अपने, ऐसा नहीं है कि संसद में जो चाहे वो बोले, संसद की अपनी आचार संहिता है, उसको वो संसद में फॉलो करेंगे, संसद उन पर कार्रवाई करेगी, जो करना होगा, न्यायालय नहीं करेंगे। ठीक, 194 में राज्य विधानमंडलों के लिए भी वही उन्मुक्तियां हैं। फिर अपवाद, जब अनुच्छेद 31 ग कहा जाता है कि जहां अनुच्छेद 31 ग आता है वहां अनुच्छेद 14 समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 31 ग उपस्थित नहीं हुआ कि 14 वहां से हट गया। अनुच्छेद 31 ग जो कि 25वें संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया, उसमें यह कहा गया कि अनुच्छेद 39B और 39C को प्रभावी करने के लिए अगर कोई विधि बनाई जाती है तो उस विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि वह विधि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन कर रही है। अब 39B 39C में क्या कहा गया? 39B और 39C एक तरह से भारत का जो समाजवादी राज्य है इसको स्थापित करने संबंधी है। 39B में कहा गया कि जो सामुदायिक संपत्तियां हैं, संसाधन हैं, उनका स्वामित्व और नियंत्रण ऐसा हो कि जो समाज के हित में हो, सबके हित में हो।
दूसरा 39C कहता है कि राज्य अपनी आर्थिक व्यवस्था को ऐसे संचालित करेगा जिससे कि संपत्तियों का संकेंद्रण कुछ ही लोगों के पास ना हो जाए। यह संपत्तियों के संकेंद्रण से मना करता है, संपत्तियों के संकेंद्रण, कुछ ही लोगों के पास संपत्तियां ना एकत्रित हो जाए, इस प्रकार की से राज्य अपनी अर्थव्यवस्था को चलाएगा। यहाँ कहा जा रहा है कि जो सामुदायिक संसाधन है उनका स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो कि सबके हित में वो स्वामित्व और नियंत्रण हो, कुछ लोगों के हितों में ही ना हो वो स्वामित्व और नियंत्रण। तो इन दोनों को प्रभावी करने के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उस कानून को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। इसीलिए कहा जाता है, ये बात 31 में कही गई है, इसीलिए कहा जाता है कि जहां 31 उपस्थित होता है वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है, वहां से हट जाता है। ठीक। अब ये अनुच्छेद 31 की कहानी कहाँ से शुरू हुई? चंपाकरण द्वैराजन का मामला था 1950-51 का। उसमें उन्होंने कहा कि ये तो बात मानी कि संसद मूलाधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि मूलाधिकारों के ऊपर नीति निदेशक तत्वों को हावी नहीं होने, नीति निदेशक तत्व मूलाधिकारों पे हावी नहीं हो सकते। तो संसद ने संशोधन करने की उन्होंने छूट दी थी, संशोधन हुए। लेकिन जब गोपालनवाद आया तब उन्होंने कहा कि मूलाधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता और ऐसा नहीं है कि किसी नीति निदेशक तत्व को प्रभावी करने के लिए किसी मूलाधिकार को कम कर दिया जाए। तो इस निर्णय को अप्रभावी करने के लिए संसद ने क्या किया कि 25वां संविधान संशोधन किया। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में। उसमें ये जोड़ दिया गया था कि 13(3) अनुच्छेद 13(3) और अनुच्छेद 368 दोनों एक नहीं है। फिर 25वां संविधान संशोधन उसी साल हुआ और उसमें कहा गया कि 31 जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि 39B और 39C को प्रभावी करने के लिए जो कोई भी विधि बनाई जाती है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। ठीक। अब यह चुनौती नहीं दी जाने वाली जो बात थी, केशवानंद भारती के बाद में आया। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप संशोधन कर सकते हैं। उन्होंने संविधान का मूल ढांचा की व्याख्या की, कहा कि संशोधन कर सकते हैं, लेकिन यह न्यायालय की जो समीक्षा है संविधान का मूल ढांचा है, तो आप मूलाधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। संसद को उन्होंने छूट दी, लेकिन जो संविधान का मूल ढांचा है वो बना रहना चाहिए। फिर आगे चलकर 42वें संविधान संशोधन 1976 में संसद ने इसमें यह जोड़ दिया कि सिर्फ ये 39B और C के लिए ही नहीं है कि 14 और 19 के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी, बल्कि किसी भी निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व को प्रभावी करने के लिए सिर्फ 39B और C की बात नहीं, उसको विस्तार किया गया और कहा गया कि किसी भी निदेशक तत्व को प्रभावी करने के लिए अगर कोई विधि बनाई जाती है तो उसे अनुच्छेद 14 और 19 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती। तब मिर्नवा मिल्सवाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस विस्तार को उसने असंवैधानिक घोषित कर दिया। उसने कहा, मिर्नवा मिल्सवाद में यह कहा गया कि दरअसल यह जो नीति निदेशक तत्व और मूलाधिकार का जो टकराव का खेल चल रहा है, यह संवैधानिक मूल ढांचे के विपरीत है, क्योंकि संवैधानिक जो मूल ढांचा है वह मूलाधिकार और नीति निदेशक तत्वों के बीच समन्वय को स्थापित करता है। उनमें संतुलन बना रहना चाहिए। ये नहीं है कि मूलाधिकार को नीति निदेशक तत्व पे हावी करें कि नीति निदेशक तत्व को मूलाधिकार पे हावी करें। इन दोनों में समन्वय बनाए रखना ही संवैधानिक मूल ढांचा है, तो समन्वय बना रहना चाहिए। तो मिर्नवा मिल्स के बाद में यह स्पष्ट किया गया कि मूलाधिकार और नीति निदेशक तत्व के बीच समन्वय बना रहना चाहिए। कुछ अन्य जो वाद थे अनुच्छेद 14 से संबंधित, जिसमें मेनका गांधी वाद में कहा गया कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, ये अलग अलग नहीं है।
अनुच्छेद 14 जो समता का मूल तत्व है, इसके बाद भी मूलाधिकारों में अन्य जगह भी समता की बात कही गई है, लेकिन मूल जो फ्रेम है वो अनुच्छेद 14 है। अब 21 में कहा जा रहा है कि विधिक प्रक्रिया के बगैर किसी को जीवन से उसे वंचित नहीं किया जा सकता, जीवन जीने का जो अधिकार है। तो वहाँ प्रक्रिया की बात कही जा रही है, प्रक्रिया वो समान होनी चाहिए, ये नहीं कि इनके लिए प्रक्रिया दूसरी हो, इनके लिए प्रक्रिया दूसरी हो। तो वहाँ भी 14 उपस्थित होगा। अनुच्छेद 19 में जो भी मूलाधिकार दिए गए हैं वो सब 14 के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति वहाँ भ्रमण करेंगे, ये व्यक्ति वहाँ भ्रमण नहीं करेंगे, सब करेंगे। ठीक, तो इसलिए 14, 19 और 21 एक साथ पढ़े जाने चाहिए। ये मेनका गांधीवाद में बात कही गई। फिर इंदिरा साहनीवाद में कहा गया कि 14 और 16 एक साथ हैं, 14 और 16 भी एक साथ हैं। कि 16 में कहा जा रहा है कि अवसर की क्षमता उपलब्ध कराई जाएगी लोक नियोजन में। तो लोक नियोजन में जो अवसर की क्षमता उपलब्ध कराई जाएगी, यानी वहाँ समानता की बात कही जा रही है। 14 भी तो समानता की बात कर रहा है, लेकिन 16 में एक बात और कही गई कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास और उद्भव। उसके पहले केवल शब्द लगाया गया, केवल इनके आधार पर विभेद राज्य नहीं करेगा, अन्य चीजों के साथ विभेद कर सकता है, लेकिन वह जब विभेद करेगा तो वह मनमाना नहीं होना चाहिए, तब वहाँ 14 उपस्थित हो जाएगा। अगर कोई वर्गीकरण किया जाएगा, अन्य आधार पर भेद किए जाएंगे, तो वह मनमाना नहीं होना चाहिए, युक्ति संगत होना चाहिए, 14 उपस्थित होगा वहाँ भी। तो इस तरह से 14 और 16 उपस्थित हो जाएंगे। एक एक क्राइपक बनाम भारत संघ के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह जो समता का अधिकार है, यह प्राकृतिक न्याय, इसका मूल तत्व प्राकृतिक न्याय है। यह प्राकृतिक न्याय के समक्ष है। प्राकृतिक न्याय में दो चीजें महत्वपूर्ण है, एक तो पक्षपात का विरोध और दूसरा कि निष्पक्ष सुनवाई। प्राकृतिक न्याय में दो चीजें शामिल हैं, पक्षपात का विरोध और निष्पक्ष सुनवाई। तो ये प्राकृतिक न्याय भी इस समता में शामिल है। पक्षपात का विरोध जो कि इसका मूल तत्व है, और निष्पक्ष सुनवाई यानी समान विधि और समान न्यायालय में सबके लिए समान विधि या समान न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार किया जाएगा। यह विधि के समक्षमता में पहले से समाहित है कि समान विधि और समान न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार किया जाएगा। तो निष्पक्ष सुनवाई की भी बात उसी में शामिल है। तो ये अनुच्छेद 14 का जो विस्तार है। अपवाद जो अनुच्छेद 14 के थे वो हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपालों को जो उन्मुक्तियां दी गई हैं, अनुच्छेद 105 में जो संसद सदस्यों को, अनुच्छेद 194 में जो विधानमंडल के सदस्यों को 31 और साथ में जो विदेशी राजदूत हैं उनके खिलाफ कोई यहाँ पर भारत में कोई मुकदमा नहीं चल सकता। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसियां हैं, उनको भी ये उन्मुक्तियां प्राप्त है। तो ये इस 14 के अपवाद हैं। और उसके बाद विधि के समक्षमता और विधियों के समान संरक्षण की बात होगी इन अपवादों को छोड़ के और सबके लिए।